नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। देश की सियासत में आज का दिन न केवल गर्म है बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट भी है। इसमें जाति का सवाल भी है और किसानों का धरना भी है। इसे आप 2024 की बिग फाइट से पहले का स्लॉग ओवर कह सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नाकामयाबियों पर 57 पेज का एक ब्लैक पेपर जारी किया। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्यायकाल नाम दिया है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के कामकाज पर एक श्वेत पत्र लोकसभा में रखा है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हमारे पास है। इस पर कल बहस होगी, लेकिन इसमें यूपीए सरकार के ऊपर बहुत सारे ठीकरे फोड़े गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहां कोई बच्चा कुछ अच्छा कर लेता है तो अच्छे कपड़े पहनकर जब वो तैयार होता है तो परिवार में कोई कहता है कि नजर लग जाएगी, इसलिए इसको काला टीका लगा दो। इसलिए जो काला टीका लगाने का काम किया है उसके लिए मैं खड़गे जी को धन्यवाद देता हूं। उधर राहुल गांधी ने जाति का कार्ड खेलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया और कहा कि पीएम मोदी जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, बाद में बीजेपी की सरकार में उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया। और इस सब के बीच पंजाब से लेकर दिल्ली एनसीआर तक अन्नदाता किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर आया। केंद्र सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पंजाब से किसानों से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री, ये जानकारी आ रही है। चंडीगढ़ जाने वाली है केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम। धरना दे रहे किसानों से बात करेंगे। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ किसी भी समय पहुंच सकते हैं और थोड़ी देर में किसानों के साथ यह बैठक होने वाली है। सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए, एक बड़े किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे बात करते हैं इस पर। राकेश जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राकेश जी, 2024 का चुनाव आया और किसान फिर सड़क पर आ गए, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। नहीं, ऐसा नहीं भाई। टीवी वालों को और सरकारों को अगर किसान दिखाई नहीं दे रहा तो इलाज हमारे पास तो है नहीं। किसान तो चुनाव से पहले भी है, किसान की तो समस्या है। अगर वो दिखाई नहीं दे रहा, वो चुनाव में दिखाई दे रहा है। अगर आईना वही लग गया है कि वो चुनाव में दिखाई देगा तो चुनाव में देख लो उसको। लेकिन हमारा चुनाव से संबंध नहीं है, हमारा संबंध है किसान की समस्याओं से। किसान की समस्या ही क्या बीच में खत्म हो गई थी फिर दोबारा आई? किसान की समस्या पहले भी थी, आज भी है। वो चुनाव से अलग है और जब जब भी समस्या होगी वो आएगा। चुनाव होंगे और चुनाव से पहले भी आएगा, चुनाव के बाद में भी आएगा। नहीं तो ये संयोग है या प्रयोग है कि वो समस्या तो देखने का नजरिया है। नहीं, चुनाव से पहले भी थी वो समस्या, आंदोलन पहले भी चल रहे थे। लेकिन वो अगर दिखाई नहीं दे रहा किसी को, वो टीवी का वो कैमरे अगर वे धुंधले पड़ गए तो उसका कोई इलाज यहां पे नहीं है हमारे पास में। आपकी नजरें धुंधली पड़ गई, वो दिखाई नहीं देता आपको। नहीं, किसान आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक सड़कों पर दिखा हमें। इससे पहले तो दिल्ली की सड़कों पर हमें किसान नहीं दिखा। और 3 केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल जैसे सीनियर मिनिस्टर जा रहे हैं उनसे बात करने। पंजाब के चीफ मिनिस्टर वहां पर होंगे। आप क्या बातचीत के बारे में पता है? क्या दिल्ली की नहीं, क्या दिल्ली की सरकार को जब भी दिखाई देता है जब किसान दिल्ली के नजदीक आता है? क्या देश का किसान खेत में है, उसको क्या प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं देता? क्या पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं वे दिखाई नहीं देते? क्या नई सरकार छत्तीसगढ़ में बनी हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं वो दिखाई नहीं देता? क्योंकि वे दूर हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासियों के जंगल उजाए जाएंगे, वो टीवी चैनल को और किसी सरकार को दिखाई नहीं देगा क्योंकि हसदेव बहुत दूर है। अगर दिल्ली सरकार को नजदीक से सुनाई देता है तो एक किसान दिल्ली मान के भी सुनाई देगा, दिल्ली में भी अपनी आवाज सुनाएगा। ये आज आया है ना किसान भाई, नोएडा से उठकर दिल्ली की तरफ चला है तो बातचीत शुरू हुई ना। तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली तो बातचीत दिल्ली वालों से थोड़ी ना हो रही है, बातचीत तो चंडीगढ़ वालों से हो रही है। आवाज में भी सुनवाएगा। बातचीत तो भारतीय किसान यूनियन उग्राहक जो संगठन है जिसने पंजाब में एक कॉल दी है 10 तारीख तक के धरने की और कहा कि उसके बाद हम तय करेंगे, उनसे हो रही है।
बहुत धरने होंगे। अभी एक 13 तारीख में भी हो रहा है, फिर 16 तारीख में भारत बंद भी है। क्योंकि जो सरकारों की जो चाल है ना, सरकार भी तो चाल में फंसाने का काम करती है ना। सरकार जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही है, उसी तरह से सरकारें किसान संगठनों को भी तोड़ने का काम कर रही है। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार पॉलिटिकल हमारा पार्टी यही को तोड़ने का काम कर रही है। राकेश टिकैत किसान नेता बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। और क्या दे वही स्टेटमेंट? आपको दिखाई नहीं देता क्या भाई? आपको दिखाई नहीं दे रहा तो उसका तो कोई इलाज नहीं। क्या देश में सच कहना भी गुनाह है क्या? ये गुनाह है क्या देश में अगर सच? अच्छा राकेश टिकैत जी, क्योंकि आप खबरों में रहते हैं और खबरें समझते हैं, आज देश में एक पार्टी ने ब्लैक पेपर जारी किया है और सरकार ने जारी किया है श्वेत पत्र। वो कह रहे हैं यूपीए के 10 साल खराब थे, ये कह रहे हैं कि एनडीए के 10 साल बिल्कुल बेकार कर दिया देश को। आप किसको सही मानते हैं? पहले वाली सरकारें सुनती थी, अब वाली सरकार डंडे से काम चलाना चाहती है। क्या पहले देश में कोई विकास नहीं हुआ? कोई देश में बिल्डिंगें नहीं बनी? आज देश की सरकार तो ये, अगर ये सरकार बीजेपी की भी होती तो भी बात ये मानती। ये देश बड़े उद्योगपतियों के कैप्चर में चला गया। ये जो आज की सरकार है, ये बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। वो दिखाई नहीं देंगे आपको, वे अदृश्य हैं। इनके पीछे जो काम करने वाली ताकतें हैं तो दूसरी है, वो दिखाई कहां देंगी? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस सरकार को, आप कह रहे हैं इस सरकार को बातें दिखाई नहीं पड़ती। आप जिस जाटलैंड से आते हैं, जिस वेस्ट यूपी से आते हैं, वहीं पर किसानों की बात करने वाली, सुनिए उसी पर बात करने वाली किसानों की एक पार्टी बीजेपी के साथ जा सकती है। राकेश टिकैत, अरे बात तो सुन लो। अरे रुक तो जा भाई, कोई बीमारी है क्या? एक तो हम किसी बीमारी नहीं है, सवाल पूछना हमारा काम है, इसको बीमारी नहीं कह सकते। किसान लैंड से आते हैं ना, सवाल पूछो तो हम कोई किसी जाति से नहीं, हम किसान से आते हैं। किसान उससे जो जातीय संगठन बना रहे होंगे, अब जातीय संगठन का सवाल उससे पूछना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो एक ही है, मेरी बात सुन लीजिए, चेंज वो करते हो ना। हाँ बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए राकेश जी। बताओ। आप जिस वेस्टर्न यूपी से आते हैं और जहां पर आप किसानों की बात उठाते हैं, उन्हीं किसानों की बात उठाने वाली एक पार्टी जो इंडिया में थी, वो अब बीजेपी के साथ आ सकती है। हमने कहा कि जो ये सरकार है मौजूदा भारत सरकार, ये विपक्ष जो है उसको तोड़ने का काम करेगा। वे एक जगह आएंगे, उनको तोड़ेगा। इनकी विचारधारा विपक्ष के पार्टियों के अंदर भी है सब जगह। वे डरा के हो, वे धमका के हो, वो लालच दे के हो, सब काम कर रहे हैं। ये इनका गठबंधन होने ही नहीं देंगे, दिखाई थोड़ा देंगे। लेकिन अच्छा, आगे एक आखिरी सवाल। अब आगे किसानों का नेतृत्व करने वाले राकेश टिकैत की प्लानिंग क्या है? क्या एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर हम किसानों को देखेंगे वैसे ही? देखो, उसमें तो टाइम लगेगा कि वो कब आएगा, लेकिन आज देश का किसान दुखी है। और वो कोई एक पार्टी से दुखी नहीं है, एक से नहीं है। जहां पे जिसकी सरकार है वहां पे उसकी गलत पॉलिसी होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। हम बिहार गए तो वहां पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वहां पूरा बाजार समिति खत्म कर दी, वहां कोई मंडियां नहीं है, तो उसका विरोध कर रहे हैं ना। वहां पे वो अल्टा पलटी कहीं मार लें, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा। झारखंड में हमारे आंदोलन चल रहे थे, पहले वाली सरकार के खिलाफ भी चले, जैसे ये सरकार बनी तो इसके खिलाफ भी है। जो भी सरकार किसानों के, गरीब के, आदिवासी के खिलाफ काम करेगी, ठीक है, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक, हम किसी पार्टी विरोधी नहीं है। सरकारों की गलत नीति होगी तो उसका विरोध होगा देश में। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान नेता राकेश टिकैत साफ कहते हुए कि किसानों के आंदोलन पहले भी चल रहे थे, आप इनको चुनाव से जोड़कर मत देखिए और आगे भी चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका इस तरह का किसानों को लेकर आंदोलन करना जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिक्स की, देखिए मेरे हाथ में ना वो दोनों पेपर हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूं, और ये दो पेपर आज
दिल्ली में इस सर्द दिन को काफी गर्म कर रहे हैं, ना केवल गर्म कर रहे हैं बल्कि व्हाइट एंड ब्लैक भी कर रहे हैं। अभी देखिए, ये जो मेरे हाथ में है ये कांग्रेस का ब्लैक पेपर है। कांग्रेस ने इसको नाम दिया है 10 साल अन्यायकाल। और ये मेरे हाथ में जो आप सफेद देख रहे हैं ये है भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में रखा गया वो व्हाइट पेपर, जिसमें 2004 से 2014 तक जो यूपीए सरकार थी उसके कामकाज के बारे में बताया गया है। और ये जो दो पेपर हैं, आज इन्हीं के इर्द गिर्द हम अपनी बहस रखेंगे और राहुल गांधी ने जो ओबीसी को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया है उस पर भी बात करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। आइए आपको बताता हूं मैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक पेपर जारी किया है, हालांकि कहते तो श्वेत पत्र ही है लेकिन उन्होंने इसका नाम ब्लैक पेपर नाम दिया है और नाम दिया है 10 साल अन्यायकाल। इसमें केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए गए हैं ये आप देख लीजिए। देखिए, ये आरोप जो है 10 साल में युवा बेरोजगारी 3% बढ़ी, आपके सामने हम ये दिखा रहे हैं। इसके अलावा इसमें आरोप लगाया गया है कि 3 करोड़ और लोग इस दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार हो गए, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। एलपीजी के दाम 120% बढ़ गए, ये इस ब्लैक पेपर में कहा गया है। इसके अलावा पेट्रोल के दाम में 37% इजाफा हुआ, वो इस ब्लैक पेपर में कहा गया है। इस ब्लैक पेपर में कहा गया है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि SC/ST के खिलाफ अपराध 48% बढ़े हैं। इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने यह कहा है 2022 में प्रतिदिन 86 रेप केस दर्ज हुए, ये उन्होंने इस ब्लैक पेपर के जरिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है धार्मिक आधार पर खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। 2014 के बाद विपक्ष पर ईडी के एक्शन 95% बढ़ गए, यह कहा गया है। नोटबंदी फेल, कैश सर्कुलेशन 12.5% से ज्यादा बढ़ गया, यह केंद्र सरकार पर आरोप है। 10 साल में लोगों की आमदनी एक जैसी या घटी। अब जल्दी से आपको व्हाइट पेपर बताते हैं। अब आपको केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के बारे में बताते हैं कि क्या कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज श्वेत पत्र रखा, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वो कॉपी है। इसमें उन्होंने कहा कि यूपीए काल में नेतृत्व की कमी थी। उन्होंने कहा कि औसत महंगाई यूपीए के शासन के दौरान 8.2% रही, राजकोषीय घाटा बढ़ा है, गरीबों पर संकट आया, बैंकिंग संकट बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार घटा, राजकोषीय संकट की ओर देश को धकेल दिया गया। 2013-14 तक पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आधा रह गया, सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी हुई, 2G समेत कई घोटाले हुए, कोयला घोटाले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया, इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती हुई और इसके अलावा 62 करोड़ लोग अंधकार में गए, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ी, रक्षा समझौतों में घोटाले से निर्णय प्रक्रिया ठप हुई और नीतिगत अनिश्चितता पैदा की गई, निवेश के माहौल को हतोत्साहित किया। ये तमाम चीजें कही गई और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत को एक नाजुक अर्थव्यवस्था बनाया गया। आइए इस पर क्या सियासी तकरार हुई, अब आपको वो सुनाते हैं, फिर अपने पैनल के पास जाएंगे। सुनिए इसको लेकर क्या बयानबाजियां हुई पक्ष और विपक्ष की तरफ से। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती। वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियां देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डराने दो।
और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आलोक पुराणिक है हमारे साथ, आर्थिक मामलों के जानकार प्रशांत गढ़वी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, गुजरात की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साधना भारती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 10 साल अन्याय काल, अगर आप उस 57 पेज के कांग्रेस के ब्लैक पेपर को पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये आपको सोने की चिड़िया देकर गए थे और आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। देखिए, किसने क्या कागज पे लिखा गौरव जी, उससे नहीं होता। फैक्ट हमारे सामने है। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, ये सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी और फ्रेजाइल 5 के अंदर क्लासिफाइड थी। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज के अंदर थी 2014 में। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जो रघुराम राजन ने एक वाइट पेपर उस समय भी निकाला था, इकोनॉमिक सर्वे जिसको कहते हैं, हर साल का एक तरीके से का वाइट पेपर है। उसमें लिखा था कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं, जिसमें एक है बैंकिंग सेक्टर और एक कॉरपोरेट सेक्टर, उसमें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, यह जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, यह महत्वपूर्ण हिस्सा था उस समय की इकोनॉमी का। एक तो हमारे बैंकिंग सेक्टर जो थे, उसमें लगभग 50 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज उन्होंने पिछले 2006 से लेके 12 के अंदर 3 गुना से ऊपर बढ़ा दिया था। लगभग 7-8 लाख करोड़ को बढ़ा के 50 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज बैंकों ने दिया था और फोन बैंकिंग करते थे, और उसमें एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भरमार थी, जो आइडेंटिफाई भी नहीं किए थे। और दूसरी थी कॉरपोरेट सेक्टर, जिसको कि इन्होंने ओवर लीवरेज कर दिया था। उनके पास जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उन बैंक को लोन देने की तो बात छोड़िए, उस लोन पे इंटरेस्ट देने की भी उनकी कैपेसिटी नदारद थी। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो समझते हैं अर्थव्यवस्था के, मैं चाहूंगा कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो बताएंगे कि 2014 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स ने हमारे कॉरपोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का किस तरह से वर्णन किया था। और उसके बाद पिछले 10 साल में, जिसमें पहला कार्यकाल महत्वपूर्ण है मोदी जी का, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर को 72,000 करोड़ से उसको स्ट्रेंथन किया, कैपिटलाइज किया। एनपीए के अंतर्गत 4 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा रिलीज करवाया, और कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा के उनको। अरे सर, जो आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस मान कहाँ रही है? ये हमारे पास साधना भारती एक ये पेपर है जिस पर लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त भारत सरकार वित्त मंत्रालय। और ये श्वेत पत्र ये कहता है कि यूपीए का पूरा जो 10 साल का शासनकाल था वो बिल्कुल स्याह था। महंगाई चरम पर थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम था, राष्ट्रीय सुरक्षा आपने खतरे में डाल दी, और सबसे बड़ी बात, आपके पास लीडरशिप ही नहीं थी। यूपीए में लीडरशिप का अभाव था। साधना भारती आदरणीय गौरव जी, जी आवाज आ रही है मेरी? हम ही नहीं करते ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। सुन लीजिए गोपाल जी आप कांग्रेस की प्रवक्ता को बोलने दीजिए। बोलिए साधना भारती। हाँ, तो पॉलिसी पैरालिसिस है ना, इंडिसीजन पैरालिसिस। अरे भाई मन की बात नहीं चल रही भाई। टीवी9 भारतवर्ष का सबसे बड़ा डिबेट शो है, आप उसमें सच्चाई की बात होने दीजिए। नहीं तो उनका आदरणीय क्या बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि ये कह देना कि महंगाई कांग्रेस के शासन में ज्यादा थी, सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय मुझे लगता है जो ये उठा रहे हैं। आप कीमतें देख लीजिए ना, 70 साल में आप कहते हैं कि हम थे भाई, आजादी के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल 100 के पार किसके शासन में हुआ? अरे भाई, मोदी जी की गारंटी आज है क्या? ये स्पष्ट तो कर दीजिए। मोदी जी कह रहे थे 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। मोदी जी कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन भी चल जाएगी, स्मार्ट सिटी भी बन जाएंगी। वो मोदी जी कह रहे थे बनारस को क्यूटो बना देंगे। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आदरणीय गोपाल कृष्ण, आप बताइए कृष्ण जी, कि आप ये बताइए कि आखिर गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी महंगाई की मोदी मार की गारंटी, मोदी जी की गारंटी बेरोजगारी अपार की गारंटी, मोदी जी की गारंटी किसानों पर अत्याचार की गारंटी, मोदी जी की गारंटी बलात्कारियों को चुनाव लड़ाकर विधायक बनाकर उनका संरक्षण करने की गारंटी, मोदी जी की गारंटी ओबीसी का नाम ले लेकर ओबीसी के अधिकार खाकर बैठ जाकर
साथ में जातिगत जनगणना कभी ना कराने की गारंटी। 2018 में यही लोग रैली में जा जाकर कहते थे हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भाजपा की सरकार हुआ क्या? नहीं, सुनिए, अर्थव्यवस्था मोदी जी को अब बीच में आप अगर लगातार बोलना चाहते हैं तो आपके मन की बात नहीं चल रही है। ये जन की बात है और ये डिबेट जो है इसमें हर व्यक्ति की आवाज उठती है। आप सुनिए, आप शालीनता से, मैंने आपको सुना है। अरे लेकिन सुनिए, एक मिनट, आप लोग आपस में मत लड़िए भाई, आपस में मत लड़िए। सुनिए, साधना भारती वो ये कह रहे हैं कि आप जो, एक मिनट गोपाल जी प्लीज, आपको बीच में नहीं टोका था किसी ने, आप थोड़ा अभी रुकिए, आपका टर्न आएगा, बोलिएगा। साधना भारती, एक मिनट, साधना भारती वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पे बोलिए ना, महंगाई आपके शासनकाल में डबल डिजिट में थी कि नहीं थी, ये तो आंकड़े बता रहे हैं, इसमें कोई अपने मन से थोड़ी ना बोल रहा है। अरे भाई ये बता, नहीं, इसमें रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रही हूँ डीजल पेट्रोल कितना है, कांग्रेस के शासन में कितना था, ये खुद बता दे। बताए ना, 37% की वृद्धि हुई तो किसके शासन से किसमें हुई? दाल की कीमत कब बढ़ी? दाल कितनी है? कांग्रेस के शासन में कितनी मिलती थी? डॉलर कितना था ये बताइए। 70 साल में हम कितना 49 लाख करोड़ का हम पर कर्ज जो भारत के ऊपर था, अब कितना हो गया? मोदी जी ने 9 साल में 100 लाख करोड़ पार कर दिया। ये है मोदी जी की गारंटी? ये बताइए, ये आपकी गारंटी अर्थव्यवस्था पर? अरे रॉकेट साइंस में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांत होते हैं मैडम। साधना जी, रॉकेट साइंस तो हम आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन इकोनॉमिक्स, सुनिए, इकोनॉमिक्स जानने वाले पैनल में है हमारे। अब सुनिए साधना भारती, अगर मन की बात नहीं है तो रैली भी नहीं हो रही है। साधना भारती, मन की बात नहीं है और रैली भी नहीं है, ओपनली नहीं बोलेंगी। अभी आप रुकिए, नहीं साधना भारती आपका टर्न हो गया मैम, साधना मैम आपका टर्न हो गया, रुकिए। गोपाल जी आप भी रुकिए, गोपाल जी और भी 2 लोग हैं, रुकिए। आलोक पुराणिक जी हैं, रॉकेट साइंस के जानकार नहीं है शायद सर, अगर हो तो बता दीजिएगा। इकोनॉमिक्स के जानकार हैं सर, ये इकोनॉमिक्स का है या प्योर पॉलिटिक्स है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट? और अगर आपने इनको देखा है तो किसके आंकड़े आपको कैसे लगते हैं, जल्दी से जी आलोक सर। मैं देखिए, दरअसल इकोनॉमिक्स की पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स की इकोनॉमिक्स होती है। ये जो श्वेत पत्र अगर आप याद करें तो पीएम मोदी ने जब 2014 में 10 वर्ष पहले जब एक शपथ के फौरन बाद उनका एक ये वक्तव्य था कि हमें बहुत खराब हाल में अर्थव्यवस्था मिली है, और तभी हम इसके बारे में बताना चाहते थे, लेकिन निवेशकों को धक्का ना लगे इसलिए नहीं बताया। आज उन्होंने ये पेश किया, तो मैं इसको ब्रॉडली पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल से ऐसे देखता हूं कि उन्होंने एक चार्ज शीट फ्रेम कर दी है 69 पेजेस की। अच्छा। और वो जनता की अदालत में चार्ज शीट लेके जा रहे हैं कि साहब ये चार्ज शीट है। मोटे तौर पे इसमें 3 बातें हैं, 69 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। इसमें नंबर 1 इन्फ्लेशन, महंगाई को लेके उनका ये कहना है कि डबल डिजिट यानी 9%, 10% के आसपास महंगाई की दर रही। मैं ये अर्थशास्त्र का जानकार होने के नाते आपको स्पष्ट करूं कि महंगाई दर राजनीति के लिहाज से भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा मसला है। भ्रष्टाचार कोई 1 लाख करोड़ कर ले, 2 लाख करोड़ कर ले, रिक्शे वाले को, नीचे वाले को दिक्कत नहीं होती। रोटी जब 2 के बजाय 3 रुपए की हो जाए, चाय जब 1 रुपए के बजाय 1.25 रुपए की हो जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन के मामले में जबकि 10% के आसपास सालाना का औसत रिकॉर्ड रहा है, इसके पहले की सरकार था, ये सरकार उसको 2 से 6% के बीच का जो आरबीआई के बैंड है, आंकड़ों के हिसाब से उसे कंट्रोल कर पाने में कामयाब दिखती है। और वो सिर्फ इनके आंकड़ों से साफ नहीं होता, वो रिजर्व बैंक के आंकड़ों से भी साफ होता है। दूसरा बड़ा मसला ट्विन बैलेंस शीट का इशू, ये दरअसल कई सालों तक चर्चा में रहा। मैं थोड़ा सा उसको हिंदी में साफ कर दूं। ट्विन का मतलब 2, बैलेंस शीट का मतलब एक लेखा जोखा बही खाता। बैंकों से लोन लिया कंपनियों ने और कंपनियां डूब गईं, तो लोन जिन बैंकों ने दिया वो भी संकट में आए और वो इंडस्ट्री संकट में थी। तो 2 तरह की आर्थिक एंटिटी डूबी। इस पे बहुत लंबा जिक्र हुआ है, आर्थिक सर्वे के अलावा व्यापक चर्चा का विषय रहा। तो निश्चय ही एक बहुत बड़ा विषय था। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो बहुत बड़ा मसला है कि मैं क्या कहता हूं या पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहते हैं, वो बहुत मसला नहीं। मसला ये है कि जो बाजार है, जो मार्केट है, वो आप सबसे ज्यादा समझता है। सरकारी बैंकों के शेयर्स के हाल बड़े हुआ करते थे, वो अब बेहतर इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि भाई चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन मैं 69 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद 2 चीज़ें और इंडिकेट करना चाहूँगा। वो 2 चीज़ें अगर और होती तो मेरे ख्याल में श्वेत पत्र और बेहतर होता।
कि नोटबंदी जिस उद्देश्य से लेके आई थी वो पूरे हुए या नहीं हुए, उसका मुझे मेंशन इसमें नहीं मिलता। एक मसला और, रोजगार का जिक्र खड़गे जी ने किया। मैं कहता हूं इस देश में रोजगार समस्या नहीं है। रीजन, 15,000 रुपए महीने पे जो काम करने को तैयार है उसको रोजगार मिलता है। अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन था कि अगर आप अपनी इनकम डेवलप करना चाहते हो तो आप डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल बन जाओ हमारी कंपनी के। दिक्कत क्वालिटी यानी गुणवत्ता वाले रोजगार की है। ओके, रोजगार कोई इशू नहीं है, गुणवत्ता वाला रोजगार, उस पर काम आपने होना बड़ी बाकी है। साफगोई से, आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि सरकार के श्वेत पत्र में क्या है और जो ब्लैक पेपर में आरोप लगाए गए हैं उनको कैसे देखें। लेकिन एक आरोप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर भी उठ गया, गढ़वी जी, और आप तो गुजरात से ही आते हैं। गुजरात में वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने ओबीसी, तेली जाति को ओबीसी में डाला, जबकि बीजेपी ने ये कहा है कि भाई जब वो 1999 में नोटिफिकेशन आया तब तो ये बात ही नहीं थी, तब तो वहां पर सरकार केशुभाई पटेल सीएम थे, लेकिन सरकार तो यहां पर केंद्र में तो किसी और की थी। आप बताइए इसको, इसका जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर कितना असर पड़ता है इस विवाद का? देखिए, 54% से ज्यादा आबादी ओबीसी कम्युनिटी की पूरे देश में भी है और गुजरात में भी उतनी ही है करीबन। ओबीसी में पहले धीरे धीरे ओबीसी में कैसे लाया जाता है, आज की तारीख में 145 से ज्यादा कम्युनिटी ओबीसी में फॉल डाउन होती है। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी का लॉजिक सही होता है, बट कन्वे करने का जो स्टाइल है वो इतना गलत होता है कि वो नेगेटिविटी में चला जाता है और इसीलिए वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होता है। और हर बार मतलब प्रधानमंत्री उनकी जाति के ऊपर टारगेट करके उन्होंने खुद ने देखा, उनका आज देखो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उनके ऊपर भी जो टारगेट हुआ था, उनका जो सदस्यता रद्द हुई थी वही यही मैटर पे हुई थी। तो मतलब लॉजिकली अगर श्वेत पत्र, घेरवा पत्र, जो भी पत्र लाना है लाइए, दुनिया रोजी रोजी चलती है और लोगों को भी कलरफुल लाइफ चाहिए। तो आप पॉलिटिक्स करो, आप सात्विक पॉलिटिक्स करो, जिससे एक दूसरे के ऊपर मतलब व्यक्तिगत आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये जो बात है, अभी गुजरात की मैं बात करूं तो पहले आपने सुनिए गढ़वी जी, क्योंकि आपने राहुल गांधी के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को सुन ना पाए हो, एक बार सुना देते हैं। हम व्हाइट पेपर पर भी बात कर रहे हैं, ब्लैक पेपर भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो बाइट एक बार कन्वे कर देते हैं, सुना देते हैं ताकि जनता करे, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाइए जरा पीसीआर। सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहाँ आगे बंद करके बैठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ, उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं, पता लगा लीजिए। मोदी जी मोर घांची जात के हैं, मोच घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं। अब ये प्रधानमंत्री की जाति के पीछे क्यों पड़ गए हैं राहुल गांधी? साधना भारती, मैं आ रहा हूं गढ़वी जी, एक मिनट जी। देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ आदरणीय गौरव जी भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं। आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा किया, मैं इस पे बोलना भी चाह रही थी। देखिए, मैं स्पष्ट कर देती हूं, मोदी जी जो है वो जन्मजात ओबीसी नहीं है, ये सच्चाई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया। अच्छा, वो ओबीसी की सूची में आ गए, अब ओबीसी बन गए। नहीं, एक मिनट साधना जी, आप बोलते मत चले जाइए, सुन लीजिए। आप बताइए, मोदी जी मुख्यमंत्री कब बने थे गुजरात के, कब बने थे? अरे जिस वक्त नहीं, तो आप तो 1999 की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप समझ लो पहले कब बने थे, कब की बात नहीं। हम कह रहे तेली, आपको पता है 2 तरह के हैं, एक तेली नहीं, पहले समझिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना। मैं ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के तौर पे कह रही हूँ, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आप बात नहीं करी, मेरी सुनिए पहले आप। तेली है 2 तरह के, एक होते हैं जो तेल बनाते हैं, एक होते हैं जो तेल को बेचते हैं।
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो तेल बेचने वाले हैं वो ट्रेडर्स में आ जाते हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो उसको बेच रहे हैं वो जनरल कास्ट में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेली ओबीसी में रहे हैं, मैं खुद कह रही हूँ तेली ओबीसी में नहीं है ऐसा नहीं है, तेली ओबीसी कास्ट में आते हैं। लेकिन जो मोट घाची जो है, जो मोदी सरनेम जो लगता है, पहले तो मोदी सरनेम ओबीसी में नहीं है, नहीं तो आप चेक करवा लीजिए, किसी राज्य की सूची दिखा दीजिए, किसी आप मुझे केंद्र की सूची में दिखा दीजिए। तो पहले तो इसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात मैं कह रही हूं, आपने कहा कि तुम राहुल गांधी जी ने वही बात रखी। दूसरा मैं कह रही हूं, अगर मोदी जी हैं ओबीसी तो फिर जातिगत जनगणना पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं? आज की लड़ाई तोड़ना है, करें ना लड़ाई, आए 49.5% का जो कैप है उसको क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि उसके कारण ना हमें मध्य प्रदेश में पूरा। ठीक है, ओके गढ़वी जी, ये मैसेज जाता है लोगों में। अब मैं क्योंकि देखिए गुजरात की नब्ज भी समझते हैं और देश की नब्ज भी समझते हैं। गढ़वी जी, जो बात ये कांग्रेस की प्रवक्ता और ओबीसी महासभा की जो पदाधिकारी हमारे साथ बैठी हैं, साधना भारती, ये जो बोल रही है, मैसेज जाता है लोगों में? नहीं, वही यहाँ पर बहुत क्लियर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर उनका लॉजिक सही है, लॉजिक अच्छा भी है, पर वो कन्वेइंग स्टाइल जिस तरीके से, देखिए एक तो वो खुद भी देख रहे थे, मोबाइल से बोल रहे थे, तो मैं ऐसा उनको नकार नहीं रहा हूँ। और देखिए मैं भी ओबीसी से आ रहा हूँ, ओबीसी में पहले 100 जाति थी, आज की तारीख में 145 से ज्यादा है, और पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो 200 से भी ज्यादा है, करीबन 285 प्लस कम्युनिटी ओबीसी में आती है, साधना जी को भी पता होगा। तो गुजरात में भी जो बोला मोदी, जैसे पूर्णेश मोदी जिन्होंने ये केस किया था राहुल गांधी के ऊपर, वो ओबीसी में नहीं आते हैं, वो ओपन कैटेगरी से मोदी है। लेकिन मोदी जी, नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं वो पहले से ओबीसी में थे। तो ऐसा नहीं है 99 से, ये नोटिफिकेशन से ऐसा नहीं है। मैं खुद भी ओबीसी जाति से आ रहा हूं, लेकिन मेरा एक ही कहना है, जो भी जाति के जो भी है, आप जाति के ऊपर टारगेट करके वोट लेना चाहते हैं क्या? मेरा एक ही विरोध है हर वक्त, और वो इस तरीके से, खास करके जब वहां वो ऑलवेज नेगेटिव जाता है। देखिए ऑलवेज नेगेटिव जाता है। ये लड़ाई जाति की नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसे जाति। अरे उनको बोलने दीजिए मैडम। नहीं साधना जी, बीच में मत बोलिए। साधना जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल का नंबर है, अभी आऊंगा आपके पास, तब बोलिएगा। गढ़वी जी अपनी बात 10 सेकंड में पूरी कीजिए, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए गढ़वी जी। व्यक्तिगत टिप्पणी जो होती है, और खास करके मोदी जी के नाम पर, वो कांग्रेस को वोट बैंक में नेगेटिव जाता है। और बीजेपी का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हर एक चीज को इतनी बड़ी मतलब शेप दे देती है, और वो शेप से वो नुकसान कांग्रेस को जाता है। और कांग्रेस की सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये समझकर आप ओके, एक बार फिर से जरा आते हैं ब्लैक पेपर वर्सेस व्हाइट पेपर पर। मुझे लगता है जाति वाली बात इतनी हो गई, बहुत क्लैरिटी हो गई होगी, लेकिन भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक तो जाति का कार्ड, किसानों का धरना, ये ब्लैक पेपर क्या क्या कह रहा है? ब्लैक पेपर आर्थिक अन्याय, देश में भयंकर बेरोजगारी, भयंकर आर्थिक कुप्रबंधन, किसान संकट, मोदानी राज, श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, सामाजिक अन्याय हुआ, एससी एसटी और ओबीसी, इसमें भी है, एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय। आप 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं, उससे पहले स्लॉग ओवर में ये बाउंसर है आपके खिलाफ, या फुल टॉस मानते हैं इसको? देखिए ये कुछ नहीं है, ये फ्लूक है, कुछ नहीं है। असली बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो व्हाइट पेपर हम लेके आए हैं, उसमें आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को हम पिछले 10 साल में लेके आए। छोड़िए कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, पिछले 10 साल में जिस तरह कोविड के बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्टेब्लिश्ड है। आज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स जो आप देखें मार्केट में, उनकी परफॉर्मेंस कितनी है, डिविडेंड कितनी दे रही है, इनके सामने HAL। नहीं ठीक है, ओके, ये आपकी उपलब्धि है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी ये बताइए, गोपाल कृष्ण ये बताइए, आपको यूपीए की नाकामयाबियां जानने में 10 साल लग गए। जब आपने 10 साल पूरे कर लिए तब आपने श्वेत पत्र जारी किया, कितना टाइम, और वो भी जब चुनाव एन वक्त पे। नहीं गौरव जी, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में क्या किया, जब 2014 में आए थे हम, तभी ये बात बहुत मजबूती से आई थी। मैं भी उस पे पार्ट था कि एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, जिस तरह के 2004 से 14 में लाए तो नहीं, आप लाए तो 2024 में है सर। नहीं सुनिए पूरी बात, 10 सेकंड और दीजिए। लेकिन उस समय ग्लोबल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ना खराब हो, हमने श्वेत पत्र पुराने सरकारों के नहीं निकाले, हमने जब उसको ठीक कर लिया तब ऐतिहासिक रूप से निकाला है कि कैसी अर्थव्यवस्था। अच्छा, उस समय निकाल देते तो हमारे देश का हित खराब होता। ओके, ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक हित को नीचे करते हुए। साधना भारती देख रहे हैं, एक तो आपके किए हुए गड्ढे को पाटा
और दूसरा केवल 10 साल इसलिए का आपके नाकामयाबियों को छिपा के रखा ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए। ये है आपके ऊपर बीजेपी का टेक। और हमने सुनिए अब साधना भारती जब हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया तब उनकी ब्लैक पेपर। अब भाई अब नहीं, ऐसे नहीं चलता। मेरे समय पर आप क्या रैली, और इनके टाइम पे क्या रैली करवाते हैं क्या आप? इनको हम तो किसी को रैली नहीं करवाते, हम तो दोनों को बोलते हैं। बोलिए, आप बोलिए। तो फिर नहीं तो आप जब बोलने दीजिए, गोपाल जी बोलने दीजिए। व्यवस्था पे करिए ना, आप जाति पे चले जाते। अरे गोपाल कृष्ण जी, पहले सुन लीजिए। आप ये बताइए मुझे कि जो हमने काला पत्र जो जारी किया है उसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी भी है, सामाजिक न्याय भी है, किसान भी है और महिलाएं भी हैं। बलात्कारी को संस्कारी कहना, बलात्कारियों का संरक्षण करना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र के अंदर बलात्कार होता है और वो बलात्कारी आप ही के आईटी सेल के सदस्य निकलते हैं। 60 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश के चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। तो पहले तो आपको कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि आपके प्रधान, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आपकी पार्टी के एक मिनट को लेकर बातें करते हैं, आपस में नहीं लगिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाएंगे और बेटी रुलाओ और बेटी सताओ करके दिखाएंगे। ये आपका अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक सवाल, मेरे पास समय कम है। एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए। साधना भारती, एक सवाल। मैंने बोला था ना कि इस श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार में नेतृत्व की कमी थी। उदाहरण मालूम है, जानती है क्या दिया गया है? उदाहरण दिया गया है राहुल गांधी का वो अध्यादेश फाड़ना, जिसमें यह पूछा गया है कि राहुल गांधी ने वो अध्यादेश किस कैपेसिटी से फाड़ा, वो यूपीए सरकार में क्या थे, इसीलिए वो कह रहे हैं। बताइए आप, इसका क्या जवाब है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि नेतृत्व की कमी थी। किस नेतृत्व की कमी की बात कर रहे हैं? नेतृत्व की कमी थी कि सरकार का फैसला सरकार के बाहर बैठा शख्स ले रहा था। नेतृत्व का अभाव उसे कहते हैं जहां दो ही लोग सरकार को चलाएं। ना तो अडवाणी जी का सम्मान कर पाए, आज भारत रत्न देना पड़ा क्योंकि चुनाव सर पे आया। कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने दिया, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता नहीं रही आप। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता नहीं रही आप। चलिए ठीक है मैडम, रैली नहीं है जहां आप कितना भी बोलते रहे, बिल्कुल रैली नहीं है, ना मन की बात है ना रैली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।